नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में सरकार और सभी दलों ने मिशन 2022 के लिए कमर कस ली है। योगी सरकार का फोकस परफॉर्मेंस पर है तो विपक्ष के निशाने पर परफॉर्मेंस ही है। जी हां, लगातार इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। मिशन 2022 का एजेंडा सेट हो चुका है। योगी सरकार का परफॉर्मेंस पर पूरी तरीके से अब फोकस है। यूपी में विपक्ष के निशाने पर भी सरकार की परफॉर्मेंस ही है। यूपी में जो करेगा परफॉर्म उसको मिलेगी कुर्सी। यूपी में बदलेगी सरकारी नौकरी की परिभाषा। सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार। समूखा और गा में संविदा से भर्ती की तैयारी है। चमन के बाद में 5 साल तक संविदा कर्मचारी के तौर पर आपको काम करना होगा। 5 साल की संविदा सेवा के बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा। हर साल रेटिंग में पाने होंगे 60% अंक। न्याय, पुलिस जैसे विभागों में नहीं लागू होगी व्यवस्था। योगी सरकार के खिलाफ सपा ने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। मिशन 2022 को जीतने के लिए हर दल का एजेंडा अब तय हो चुका है। तो यूपी में आज शहर शहर सपा का प्रदर्शन देखा गया। सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध करके झंडा बुलंद किया है। तमाम इलाकों में यूपी के 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये 4 तस्वीर है लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। तो परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया है और विपक्ष पूरी तरीके से बेकरार है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सड़कों पर उतरा जा सकता है। तो मोदी, योगी इस्तीफा दो, इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। बैनर, पोस्टर के तले बेतहाशा यहां प्रदर्शन किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रदर्शन किया गया है। किसानों की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से अब लगातार की जा रही है। अब सभी विपक्षी दल यूपी में बहुत ज्यादा सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं। संविदा पर भर्ती अब 5 साल तक के लिए आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। 5 साल तक पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो समूखा और गा में एक लंबी तैयारी के साथ में सरकार आने वाली है चेंजेस की। अब विपक्ष इस मामले पर सवाल उठा रहा है कि एक तो आप नौकरी दे नहीं रहे, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, और ऊपर से आप जिन लोगों के पास में नौकरियां हैं, इनकी सरकारी नौकरी लगती है, उनके ऊपर भी आप तलवार लटकाकर घूमेंगे। लेकिन सरकार का फंडा बहुत क्लियर है। 5 साल तक आपको साबित करना होगा कि आप कार्य करने लायक हैं या नहीं, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। मतलब जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि जिनको सरकारी नौकरी मिलती थी वो बड़ी आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे और निश्चिंत हो जाते थे। घरों पर रहकर सिग्नेचर किसी और से करवाकर कार्य वो करने जाते नहीं थे। ये ऑलमोस्ट अमूमन कम से कम 70% मामलों में देखा जाता था। जो सरकारी नौकरी करते हैं बेहद निश्चिंतता के साथ में अपना जीवन वो व्यतीत करने लगते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक जो कार्य करने का तरीका है, चाहे वो बाबुओं की बात कर लें जो घूसखोरी करते थे, जो भ्रष्टाचार करते थे, जो कार्य नहीं करते थे, लोगों के 50 चक्कर अपने दफ्तर के लगवाते थे, इन तमाम चीजों में थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि सेटिंग अभी भी ऐसा नहीं है कि 60% अंक अगर आपको पाने हैं और हर साल वो 60% अंक के हिसाब से ही आगे आपको ले जाया जाएगा, तो वो सेटिंग से नहीं हो सकते। क्योंकि सरकारी सिस्टम में किस तरीके की सेटिंग चलती है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चलता है, इससे कोई भी दो चार नहीं है। तो जाहिर तौर पर यह पूरा मामला है जिसे लेकर अब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर बसपा हो, सभी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप रोजगार देने के लिए तैयार नहीं। जिनके पास रोजगार उस पर भी आप तलवार लटका रहे हैं। चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है, चाहे वो अधिकारियों के ऊपर हो, डीएम, एसपी, इंजीनियर्स, इन सभी के ऊपर कार्रवाई करना हो, या फिर अब शिक्षा नीति में जो बड़े पैमाने के बदलाव हमने देखे वो करना हो, और या फिर अब सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने का बदलाव होने वाला है।
तो परफॉर्मेंस ही इस बार का आधार होने वाला है। जिस तरीके की तस्वीर अब उभर कर आ रही है कि सरकार भी उसी परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही है और विपक्ष भी उसी पर फोकस कर रहा है कि आप जिस तरीके से रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, कोविड में और ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है, और जिनके पास में नौकरी है या आने वाले समय में जिनकी सरकारी नौकरी लगती है उस पर भी आप तलवार लटकाने वाले हैं। हालांकि अभी तक कोई भी प्रस्ताव ऐसा आया नहीं है, सिर्फ तैयारी है इस बात की कि सरकारी नौकरियों में खा और गा समूह में बड़े पैमाने का बदलाव होगा। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष का जाहिर तौर पर इस समय बहुत आक्रामक रूप से धर्मवीर जी, अब चाहे बसपा की तरफ से ट्वीट से किए जा रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे के पूरे यूपी में प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो चुकी है। आखिरकार ये जो बदलाव किया जा रहा है सरकारी नौकरियों में, सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से है, रोजगार से है, किस बात से इतना ज्यादा नाराजगी आप लोगों में दिखाई दे रही है? सृष्टि जी, देखिए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, किसानों की आय को 1.5 गुना करने का वादा किया था, और न जाने कितने वादे किए थे। चाहे वो महंगाई की मार हो, और चाहे वो काले धन की मार हो, चाहे वो काला धन लेके भागने वाले जो भगोड़े हैं उनको पकड़ने की बात हो जी। ये किसी भी मुद्दे पर आज तक अपनी परफॉर्मेंस सरकारें नहीं दे पाई हैं। आज ये समूह गा की और खा की जो बात कर रहे हैं बदलाव की, ये जो है भारत के संविधान से प्रदेश की सरकार को नहीं चलाना चाहते। अगर इन्होंने इस तरीके की व्यवस्था संविधान पर 5 साल रहेगा ये लागू की, तो बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो कर रखी है संविधान में, हाँ। वो उसका जो मूल स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। और इनकी मनमानी, जिस मनु स्मृति के दम पर ये सरकार चलाना चाहते हैं उसी पर ये आ जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी कि कभी गधों के सींग हुआ करते थे, आज गधों के सींग नहीं है। ये गधों के सींग की तरह प्रदेश से आउट हो जाएंगे और इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आज किसानों की दुर्दशा कितनी है, इस कोरोना महामारी में ये भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। जो कोरोना किट जो है 10 रुपए की मिलनी चाहिए वो 500 रुपए की बिक रही है मार्केट में। तो इनका हाल तो ये जाने, ये राम नाम की लूट मचा रखी है इन्होंने। और ये शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, ये हर मामले में सृष्टि जी सरकार फेल हो गई है। ठीक है धर्मवीर जी, रोजगार का सुनिए सर, रोजगार का भ्रष्टाचार का मुद्दा आपका समझ में आता है। सर सुन लीजिए, रोजगार का भ्रष्टाचार का मुद्दा आपका समझ में आता है कि आप उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बढ़िया बात है, आपको करना चाहिए। लेकिन सरकारी नौकरियों में जो तब्दीली हो रही है इसमें दिक्कत क्या है सर? इसमें दिक्कत क्या है? 3 साल का पहले संविदा पर कर्मचारी होता था, अब उसको बढ़ाकर 5 साल करेंगे। जिस तरीके का भ्रष्टाचार और करप्शन हम देखते हैं कि जिसकी भी सरकारी नौकरी लगती है, आप जानते हैं वो बड़ी निश्चिंत होकर बैठता है कि अब पूरी जिंदगी हमें नौकरी करनी है, जब तक हमारी सेवा रहेगी, उसके बाद पेंशन खानी है, और उसके बाद तमाम जो बाबू स्तर के लोग होते हैं वो पैसा खाते भी हैं, नौकरी करते हैं, नहीं करते हैं, समय पर आते हैं, नहीं आते हैं, लोगों को 10 चक्कर अलग से लगवाते हैं। तो कम से कम 5 साल तक ये खौफ तो रहेगा कि आपको पहले अपने आप को प्रूव करना है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के लायक नहीं है बल्कि उसमें बने रहने के भी लायक हैं। तो आपको नहीं लगता कि सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर होगा, जिसकी लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा ऐसे में होता है जिसकी लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं, आप जंग लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ में, तो आपको भी तो बेहतर लगेगा ये कि अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो 5 साल तक खुद को साबित करने के लिए होड़ तो रहेगी कम से कम कि हमें कार्य करके अपनी जगह बनानी है। सृष्टि जी, अगर कोई भी एक बाबू की नौकरी के लिए भी फॉर्म भरता है जी, तो सरकार के यहाँ पर उसके प्रावधान होते हैं। कोई एक सिपाही की भी एक भर्ती के लिए एक युवा अगर फॉर्म भरता है तो उसके लिए भी प्रावधान होते हैं कि उसकी इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, उसका इतना सीना होना चाहिए,
फिजिकल में उसके इतने नंबर होने चाहिए। जी। जब ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के पहले से मौजूद हैं, हाँ। तो ये संविदा की बात क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इनकी नीयत में खोट है और ये जो है संविदा पर लेकर के अपने लोगों को भरना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान में SC ST और OBC के लिए जो व्यवस्था की है आरक्षण की, ये उसको खत्म करना चाहते हैं। SC कभी ST मोहन और भागवत जी OBC का क्या कभी नुकसान है सर? प्रधानमंत्री जी का, अरे कभी सर, दूसरे लोगों का। सर धर्मवीर जी, इसमें SC ST और OBC कहां से आया? ये सबके लिए लागू है ना, सबके लिए लागू है या इसमें लिखा गया है कि SC ST और OBC के लिए लागू नहीं होगा? ये तो ब्राह्मणों के लिए, राजपूतों के लिए, ठाकुरों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए लागू होगा सर। लागू सबके लिए होगा ना सिस्टम, अगर लागू होगा तो। एक बात बताइए, हाँ। जो आज, अरे सृष्टि जी मुझे एक बात बताइए, जो सरकार के आरक्षण के तहत जो बैकलॉग नहीं भरे गए हैं, जहां पर रिक्तियां चल रही हैं, सरकार ने 3 साल में उन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की है, उन लोगों की तो पहले ये सुध ले लें। ये काले कानून ला करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? SC ST और OBC और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उसका हनन कहां से हो रहा है सर? SC ST और OBC आया कहां से? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये SC ST और OBC आखिरकार कैसे इसमें उनका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा? कैसे इसमें उनको आरक्षण नहीं मिलेगा? क्योंकि ये लागू होगा, अगर नियम बनेगा, प्रस्ताव आएगा तो सबके लिए आएगा। SC ST और OBC के लिए आएगा क्या? सृष्टि जी, संविदा एक प्राइवेट व्यवस्था होती है। 5 साल तक के लिए होगी ना सर? खाली 5 साल तक के लिए होगी। किसी भी नोडल एजेंसी से कहिए कि हमको 500 आदमी चाहिए, प्राइवेट ठेके पे। ये क्यों संविधान की मूल भावना को नष्ट करना चाहते हैं? चलिए ठीक है सर, आपके सवालों का जवाब देवेंद्र जी देंगे बेहतर तरीके से, वो समझा पाएंगे। मनोज सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिससे लोगों के रोजगार मिलने में ही दिक्कत हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पहले धर्मवीर जी मैं आऊंगी आपके पास में। मनोज सिंह जी, शहर शहर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का लगातार जारी है। आखिरकार जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में तब्दीली करने की तैयारी सरकार कर रही है, उसमें दिक्कत कहां से आ रही है? बसपा कह रही है कि आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा ना। और अगर संविदा 5 साल तक के लिए होता है तो एक बेहतरी ही तो होगी। जो करप्शन होता था, जो निश्चिंतता लोगों में होती थी कि अब सरकारी नौकरी मिल गई, अब आराम से बैठो खाओ, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कम से कम 5 साल तक के लिए आपको कार्य करना तो पड़ेगा, साबित तो करना पड़ेगा अपने आप को। देखिए, कम से कम मैं न्यूज वन इंडिया को बधाई देना चाहूंगा कि जिस दौर में डीजीपी 29.9% सिकुड़ गई हो, जिस दौर में बेरोजगारी का जो दर है वो 23.5% है, उस दौर में कम से कम रिया चक्रवर्ती और बेबुनियादी सवालों को छोड़ करके न्यूज वन इंडिया ने बुनियादी सवाल पर डिबेट खड़ा किया। देखिए, किसी संविदा का सवाल इसलिए है मैम कि संविदा पर जब 5 साल आपसे काम कराया जाएगा, बहुत साधारण शब्दों में बता रहा हूं जी, किसी भी नौकरी को पाने की एक समय सीमा होती है, एक उम्र की सीमा होती है, आपको भी अच्छे से पता होगा। हाँ। कि आर्मी में भर्ती होने की उम्र की सीमा कुछ और है, SSC में कुछ और है, UPPSC में कुछ और है। तो जब 5 साल उस नौजवान का आप शोषण करेगी ये सरकार, और उसके बाद हो सकता है कि जिन मातहतों के तहत वो काम करें, जिनको उनको रैंकिंग देनी है, नंबर देना है, वो हो सके कि वो अपने घर के पैखाने तक उनसे साफ कराएं और 5 साल बाद ये कह दें कि नहीं, आपकी रैंकिंग तो अच्छी नहीं है और आपने दक्षता अच्छी नहीं हासिल की जी। और ये पूरी तरह से नौजवान का, एक बेरोजगार का शोषणकारी और दमनकारी नीति है। जो सरकार 2 करोड़ नौकरी का वादा करती थी जी, जो सरकार प्रति साल 2 करोड़ नौकरियों के वादा से इस देश में सत्तासीन हुई, उस सरकार की और उस सरकार के स्टेट गवर्नमेंटों की यह हालात हो गई कि उसने ये ऐलान कर दिया कि अब तो हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, आप संविदा पे काम करिए। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो UP SSC की बात मैं बता दूं आपका। पहले अधीनस्थ जो सेवा चयन आयोग होता था जी, वो स्टेटस रिपोर्ट देता था कि किस भर्ती की क्या प्रक्रिया है। जब 4 साल में योगी सरकार एक भर्ती की प्रक्रिया को अच्छे से निष्पक्ष नहीं निपटा पाई, जब उनकी थू होने लगी तो उन्होंने वो स्टेटस रिपोर्ट देनी भी बंद कर दी। जब सब चीजों का आप निजीकरण कर रहे हैं, जब सभी संस्थानों का, मैं योगी सरकार से और मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा, आपका राष्ट्रीय चैनल है,
कि देश में कोई एक संस्थान भी इन्होंने 6 साल में खड़ा किया हो तो बता दें। जितने सरकारी संस्थान थे, पब्लिक सेक्टर थे, सबको बेच रहे हैं। तो ये समाजवादियों का, डॉक्टर लोहिया का, पूज्य गांधी का ये सपना था कि जब चीजों पर, जब सरकारी संस्थानों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो जाएगा तो उसमें हाशिए के हक पर खड़ा व्यक्ति के हक के साथ अन्याय होगा। और आप आरक्षण की बात मैं कर रहा हूं, आरक्षण में तो पहले मैम शुरुआती दौर में यह बताया गया लोगों को कि कोई अवेलेबल ही नहीं है जी। जब अवेलेबिलिटी हो गई, जब दमित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जब प्रगतिशील सोच के गरीब लोग जब पढ़ लिख के आए, तब आरक्षण के साथ खेल करने वालों ने कहा कि अब अवेलेबिलिटी तो है, अवेलेबल तो है, लेकिन सुटेबल नहीं। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। कहां है आरक्षण? तो सवाल आप करेंगी अगर, तो बहुत सारे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में आम आदमी के सवाल को लेकर के, नौजवानों के सवाल को लेकर के समाजवादी पार्टी के युवाओं ने। ठीक है, चलिए मनोज जी, आपके तमाम सवालों का जवाब देवेंद्र जी देंगे। उससे पहले राकेश टिकैत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद में देवेंद्र जी के पास आएंगे। राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाकियू से। राकेश जी, किसानों की लड़ाई आप लगातार लड़ते आए हैं। अगर इस सरकार की बात करें तो अब ज्यादा समय कार्यकाल पूरा होने में नहीं है, उतना समय तो निकल जाता है चुनाव की तैयारियों में ही। और आज भी गाजियाबाद में हमने प्रदर्शन देखा है, गाजियाबाद से दिल्ली तक किसान प्रदर्शन करने के लिए हैं। कितनी संतुष्टि आपको इस सरकार में मिली है, और नहीं तो क्या क्या शिकायतें आपकी रही हैं अभी तक, ये हम जानना चाहेंगे ताकि बात सरकार तक पहुंचे किसानों की। सवाल ये है कि सरकार को लॉकडाउन में जिस तरह से ये बिल लेकर आए हैं और आज जिस तरह से पार्लियामेंट में बिल रखने का काम करा है, हम किसानों से पूछा नहीं गया जी। उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनकी जो खामियां हैं उसको दूर इनको करना पड़ेगा, नहीं तो देश के किसानों का आंदोलन झेलना पड़ेगा जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमएसपी को खत्म करने का एक प्लान जो चल रहा है वो बेहद ज्यादा खतरनाक प्लान है। मंडियों को बर्बाद करने का प्लान है, वो खतरनाक प्लान है। तो जो सारे प्लान है ये खतरनाक है। हमने एक ही क्लोज इनको कहा है कि आप तो एमएसपी है उसके नीचे फसलें ना बिके, आप ये कॉलोनीज में डाल दो, मंडी में या मंडी के बाहर। मंडी में किसान लेकर जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेंगे, मंडी से बाहर बेचेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने का। आप मंडी का टैक्स खत्म भी करोगे। इस तरह से भंडारण सीमाओं को खत्म करने का करा है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े व्यापारी, इंडस्ट्री वाले जो लॉकडाउन में उनकी हालात हुई, वो एग्री बिजनेस में मानना चाहते हैं और भंडारण सीमा खत्म होगी तो पूरा माल खरीद कर रखेंगे, और जब कीमत बढ़ेगी, जब शॉर्टेज होगी तो उसकी कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी तो महंगे में बेचेंगे। तो ये कई सवाल हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल है। ये जो सारे सवाल है, सारे सवालों को जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। देवेंद्र जी जुड़े हमारे साथ में। देवेंद्र जी, तीनों पैनलिस्ट से पहले मैंने इसीलिए बात की ताकि आप एक एक करके सबकी बातें सुन लें कि क्या समस्याएं हैं, क्यों प्रदर्शन चल रहा है यूपी में। आप बैक टू बैक कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप बैक टू बैक सरकारी नौकरी में भी तब्दीली करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हमने आज भी देखा कि किसान धरने पर बैठे हैं एमएसपी के मुद्दे को लेकर, और आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर सरकारी नौकरी के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर। तो हर तरफ से आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब क्या कहेंगे आप सर? मैं एक एक बात क्लियर करूंगा, अलग अलग करके बताना पड़ेगा क्योंकि के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, तो हर तरफ से आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब क्या कहेंगे आप सर? मैं एक एक बात क्लियर करूंगा, अलग अलग करके बताना पड़ेगा क्योंकि धर्मवीर चौधरी ने बड़े तरीके से बात को घुमाकर और टीवी के जब न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात जाती है, बता दी जाती है, तो लोगों तक वो कहीं ना कहीं असर करती है। ये जो सबसे पहले आरक्षण की बात इन्होंने उठाई है, दोनों लोगों ने उठाई है, दोनों ही इसमें ध्यान देंगे क्योंकि सपा के प्रवक्ता ने भी यही उठाया और बसपा के ने भी यही उठाया। ये जो आरक्षण को लेकर भ्रमित करने का काम है, इन लोगों का इसमें भ्रमित करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पष्ट नीति है।
आरक्षण को कहीं से कहीं तक कोई छेड़ने का काम नहीं किया जा रहा। आरक्षण का इससे कोई मतलब नहीं है। जो संविदा की बात है वो कोई नया कानून नहीं है। संविदा में सिर्फ सुधार का काम किया है। पिछले जो आपके 10 साल के कार्यकाल, सुन लीजिए मनोज जी अब सुन लीजिए, मनोज जी अब सुन लीजिए, मैंने सबसे सवाल किया है, आप सुनने की भी हिम्मत रखा करिए सर थोड़ा प्लीज। मनोज जी काउंटर पार्ट अभी मत करिए, मैं मौका दूंगी सर, अभी आप सुन लीजिए एक बार। ऐसे डिबेट नहीं हो पाती, ऐसे समझ में नहीं आएगा सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मनोज सिंह काका साहब, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आपको अपोज करना है, कोई नहीं रोक रहा आपको। अरे सर सुन लीजिए ना, तो देश की जीडीपी, अरे झूठ बोल रहे हैं तो झूठ ही सुन लीजिए। सुन के तो चाइना तो मनोज जी वो झूठ बोल रहे थे, आप झूठ ही सुन लीजिए। आवाज डाउन करवा दूंगी मैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है सर, सुन लीजिए पहले। कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं मनोज जी को समझाना चाहता हूं कि वो जिस भाषा में समझना चाहते हो उसमें ईमानदारी से समझाने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप 2 मिनट दीजिए, मैंने 10 मिनट आग्रह नहीं है। आप बताओ देश के जीडीपी की क्या हाल है? आप विगत 6 सालों में कितना लोगों को रोजगार दिया? आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? डीजल पेट्रोल के दाम क्या है? किसानों को खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? इन सारी चीजों का जवाब है आपके पास। मनोज जी और धर्मवीर जी, आपकी बात एक एक करके आप आवाज डाउन कर दीजिए दोनों की। मनोज जी और धर्मवीर जी, मैं आवाज आपकी डाउन करवा रही हूँ। एक एक करके आपसे सवाल पूछा गया, एक एक करके आपसे सवाल पूछा गया। धर्मवीर जी और मनोज सिंह काका साहब, आपने अपनी बात रखी, अब उसका जवाब आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? डिबेट का ये मतलब नहीं होता है। सवाल पूछा है, जवाब सुनिए, उसके बाद काउंटर करिए जब आपका नाम लिया जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं सर आपसे। देवेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए मुद्दे पर। मैं इनको बता देना चाहता हूं सृष्टि जी, जो आरक्षण पर इन्होंने बरगलाने का काम किया है, कोई आरक्षण में कहीं से कहीं तक कोई छेड़ने का काम, तोड़ने का काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। और दूसरा स्पष्ट इनको कर देना चाहता हूं कि संविदा की बात, कोई संविदा नया कानून नहीं है, सिर्फ उसमें सुधार किया गया है। उसको 3 से 5 वर्ष के लिए तय किया गया है और उसमें योग्यता का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य के हिसाब से जो पूर्व में सब चीजें हुई हैं उनको चेंज करना ठीक है। देवेंद्र जी इसमें एक छोटा सा सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, जो विपक्ष आपसे और जनता भी आपसे समझना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि खाली ये विपक्ष का मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उसमें एक क्राइटेरिया होता है ना सर, जैसे मनोज सिंह काका ने कहा कि उसमें एक क्राइटेरिया होता है, समय सीमा होती है, आपको एग्जाम देना पड़ता है, चाहे आपको फिजिकल अपना अपीयरेंस देना हो, उसके लिए भी तमाम क्राइटेरिया होते हैं। लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में सरकारी नौकरी उनको मिलती है और 5 साल तक के लिए, 3 साल का प्रावधान आप 5 साल तक के लिए बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में अगर जिसको आपको अंक देना है उससे आपकी नहीं बन रही है या जो भी चीजें हैं वो आपको नहीं पसंद कर रहा है, तो किस आधार पर 60% अंक उसको दिया जाएगा? कल को 5 साल बाद उस व्यक्ति को यह कहा जाए कि आप इस नौकरी के लायक नहीं है, तो उसका चयन कैसे किया गया आखिरकार, जब वो इस नौकरी के लायक नहीं है? 5 साल के बाद उस व्यक्ति का करियर पूरी तरीके से खराब होगा सर। तो आखिरकार अगर आप ये सिस्टम लेकर आए हैं तो बहुत बड़ा रिस्क भी होगा और बहुत सोच समझकर एक मजबूत सिस्टम के साथ में आपको आना पड़ेगा सर, क्योंकि युवाओं के साथ में ये कहीं ना कहीं अन्याय फिर होगा, क्योंकि कौन अंक दे रहा है, किस आधार पर अंक दे रहा है, क्योंकि पर्सनल काम भी बहुत कराए जाते हैं सर सरकारी नौकरियों में, जो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप सिस्टम का हिस्सा है सर। सृष्टि जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और बिल्कुल मुझे दर्शक सुन रहे हैं, आपके श्रोता जितने भी चैनल्स के इस माध्यम से जो आपके इस समय जुड़े हुए हैं उन तक भी मेरी बात कहीं ना कहीं जाएगी। और ये गहन और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि भविष्य की बात है और वो भी युवाओं के भविष्य। पहले तो मैं सबसे पहले आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने साथी मित्रगणों को जो डिबेट्स में मेरे साथ हैं और साथ साथ जितने लोग मुझको सुन पा रहे हैं या इस माध्यम से सुनेंगे, तो सरकार की जो नीति है वो पहली सरकारों से अब की सरकारों में बिल्कुल भिन्न है, अंतर है। इसमें 3 साल से जो 5 साल का, देखिए नया मैं फिर वहीं जाना ना, 30 से 5 का जो शुद्धिकरण किया गया, अब से पहले 30 साल में अगर उसमें बेईमानी नहीं हुई, धोखाधड़ी नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं हुआ, तो आज जिस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो देश में टॉप दूसरे नंबर की सरकार है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश होकर भी हर चीज में दूसरे नंबर पर खड़ी है, उसके बाद संशय की और शक की कहीं गुंजाइश बचती ही नहीं। दृष्टि जी 5 साल देवेंद्र जी संशय और शक क्यों नहीं बढ़ेगा सर, क्यों नहीं बढ़ेगा सर?
जब इतनी सख्ती के बाद में कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक और सांसदों पर अगर योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पीपीई किट्स में घोटाला हो जा रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो 5 साल सीधे काम करने के बाद में वो व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा? इस बात की गारंटी आप भी नहीं ले सकते हैं। और इस बात की क्या गारंटी होगी कि 60% अंक पाने का अधिकारी वो व्यक्ति नहीं है? ये बहुत सारी चीजें हैं सर, जिसकी गारंटी सरकार खुद नहीं दे सकती है। मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर इस समय सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार रोजगार हो, शिक्षा हो, या फिर अब जो सरकारी नौकरियों में संविदा का सिस्टम एक बार फिर से चेंज किया जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। देवेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। सृष्टि जी, क्या आपने मुझसे कहा ये? देवेंद्र जी से सर बात पूरी करेंगे अपनी, पहले सवाल पूछा गया था इनसे। ओके, जी 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 जी। और जांच का इंतजार करना। और इसके साथ प्रमाण के साथ बड़ी बात आपको ये बताने जा रहा हूं, हाँ। इस उत्तर प्रदेश में जो देश का जब सबसे बड़ा प्रदेश है, जो अपने आप में आधा देश की क्षमता रखता है, 800 से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ, नौकरशाहों के खिलाफ सरकार ने बर्खास्तगी की और जांच की कार्रवाई की है। जो अब से पहले जो 10 वर्ष का ये जो शासन मेरे मित्र करके आए ना, दोनों बैठे सपा सर जानती हूँ मैं जानती हूँ, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। 800 से ज्यादा अधिकारियों पर आपने कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी, यही तो मैं आपको चेताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी कार्रवाई करने के बावजूद भी ये घोटाला कैसे हो गया, कहां पर हुआ, किसने किया, मंत्रियों को पता नहीं, अधिकारियों को मालूम ही नहीं। कोरोना काल में अवसर बना लिया गया। महामारी से मर रहा था, घोटाला आपके अधिकारियों ने और आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोरोना के सामानों में दलाली करी। आपको याद नहीं आता? किसान के ऊपर भी मैं बोलना चाहता हूँ, किसान जो है हमारे लिए बहुत ही सम्मानित और आदरणीय है। कैसे सम्मानित है? लाठियां चलवा के। और किसान पे हमने हमेशा चर्चा की है, हरियाणा में कैसे अपने सम्मानित लोगों पे लाठियां चलवा के। बात को सुना है, थोड़ा आवाज जो है शब्दों की, एक तरफ लाठियां क्लियर नहीं हो पा रही थी। सम्मानित है, इनसे केवल 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे, चिल्लाए ना धर्मवीर को जानता हूं, सुन ले। उस पे हम सुनने के लिए तैयार हैं। एमएफसी की जो बात वो उठा रहे हैं, उसे सरकार सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है। कोई बदलाव की जरूरत पड़ेगी, उस पर राय भी ली जाएगी। एमएसपी कब बढ़ाया गया? आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू करोगे? नहीं, वो रिपोर्ट तुम्हें पूछ कर नहीं करेंगे। जब तुम बैठे थे, जब तुम्हें याद नहीं था स्वामीनाथन, आज ही आया क्या? जब कहा सो रहे थे आप लोग? अब 6 साल बीत गए, अब नहीं याद आ रहा। अब नहीं याद आ रहा है। किसानों पे लाठियां चलवाना याद आ रहा है। किसानों पे अध्यादेश ला रहे हैं, किसानों की जमीनों का निजीकरण हो। ऐसे किसानों को आप फायदा पहुंचाएंगे। स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, तर्क के साथ दे रहा हूँ। क्या स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं? कोई जानकारी नहीं है, न पढ़ के आगे क्या है, क्या दे रहे हैं? हजारों क्वेश्चन मेरे सामने पेश कर दिए, उसके बाद मैं आपको तर्क के साथ जवाब दे रहा हूँ, लेकिन सुनने की क्षमता फिर भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने हरियाणा में किसानों पर लाठियां क्यों चलवाई? आपने दिल्ली में किसानों पर लाठियां क्यों चलवाई? उत्तर प्रदेश के किसानों को नाइट्रोजन और पोटाश कब मिलेगी, ये कौन सुनिश्चित करेगा? याद आया था तुमको स्वामीनाथन? याद आई थी कोई भ्रष्टाचार की कार्रवाई? याद आई थी तुमको कोई क्राइम भी हो रहा है? अब आप रोने क्यों लगे, चिल्लाने क्यों लगे? कफन से लेकर के कोरोना में दलाली करने वाले लोगों को शर्म नहीं आ रही? लोगों के मंत्रियों ने अपने महल बना लिए, जिन्हें गिराने का काम कफन से लेकर के शहीदों के कफन से लेकर के। देवेंद्र जी, मनोज जी, इसको 1-to-1 सिस्टम मत बनाइए। और देवेंद्र जी, जब आपकी सरकार सत्ता में आई थी, जनता को बहुत उम्मीद आपसे थी, तभी आपको सत्ता में लाया गया।
अब आपको नहीं लगता कि ये समय नहीं बचा है कि समाजवादी पार्टी को और बसपा को इस बात को लेकर पानी पी पी कर कोसा जाए कि आपको आपकी सरकार में ये चीजें याद नहीं आई, उनको ये चीजें याद नहीं आई, इसीलिए समाजवादी पार्टी को बाहर किया गया, इसीलिए बसपा को बाहर किया गया और इसीलिए बीजेपी को मौका दिया गया, जनता ने उनको अपने सर पर बिठाया सिर्फ इसी वजह से। आपने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है, आपने एनकाउंटर किए, बहुत अच्छी बात है, 800 से ज्यादा अधिक अधिकारियों को जो रिटायर्ड हो चुके थे उनके खिलाफ भी आपने कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने कैबिनेट मंत्रियों पर कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात यह नहीं है सर कि इतना सब कुछ करने के बाद कोरोना के काल में पीपीई किट्स में घपलेबाजी हो जाए, मरीजों की सुनी ना जाए, अस्पताल में डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए वो उनको अस्पताल में मिले ना। ये कोरोना काल में उम्मीद सरकार से हम नहीं करते कि वो सपा बसपा को कोसेगी। चलिए मनोज जी, हम आएंगे आपके पास। सचिन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सचिन जी, आवाज मिल रही हो तो अपनी बात रखिए। देखिए सृष्टि जी, आपने देखा है कि 2017 के बाद योगी सरकार बनी थी, 3 साल सरकार को हो गए और इन लोगों ने जितनी बात कही है, रही हो अपराध की बात हो या भ्रष्टाचार की बात, जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, हर जिलों में मैं बता रहा हूं, हर जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है, पीपी किट में, सैनिटाइजर में और थर्मल स्कैनर मशीन में। और इन लोगों की जो कार्यवाही है वो तब होती है, अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके बाद में अधिकारियों को, उन्हीं अधिकारियों को ऐसे मलाईदार पदों पे सृजित कर दिया जाता है, नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा बंदरबाट कराया जाता है और घोटाला कराया जाता है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, आज बताइए हर जिलों में जो बंदरबाट अधिकारियों के मिलीभगत से टीम 11 ने किया है वो सभी लोगों को पता हो गया है। आज इनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, वो पत्रकार उठाता है, उसके खिलाफ FIR हो जाती है। अगर कोई भी पार्टी का नेता अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको जेल भेजने का काम करते हैं, उसको डिटेन करने का काम करते हैं। तो सरकार की जो कार्यवाही है वो पूर्णतः निरंकुश चल रही है, क्योंकि सदन में जब योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगा जाता है तब वो शेरो शायरी पढ़ते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी की खुद गंभीरता नहीं है किसी मामलों में तो क्या समझा जाए। जो उत्तर प्रदेश में राम राज की ये लोग कल्पना कर रहे थे, आज पूर्णतः इन लोगों ने जो जंगल राज तब्दील कर दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जो हमारी भोली भाली जनता है उत्तर प्रदेश की, आज वो उपेक्षित महसूस कर रही है इनकी सरकार में। धर्मवीर जी। सृष्टि जी, ये डबल इंजन की सरकार जब 2014 में पहले जब देश में बनी थी तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वो 12 करोड़ लोगों को ये रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए। और जो आप संविदा को बहुत अच्छा प्रस्तुत यहाँ कर रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार इससे कम होगा। जब पंचम तल पर बैठ करके अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा और सचिवालय भ्रष्टाचार के अड्डे बन जाएंगे तो कैसे भ्रष्टाचार कम होगा। ये प्रदेश के युवाओं को छलने का छलावा है। योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं और वो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक ही बिरादरी के लोगों को 60% कह करके भर देंगे उसमें। आज आरक्षण पर अभी ये प्रमुख साहब कह रहे थे, जो बैकलॉग की SC ST की भर्तियां रिक्त पड़ी हुई है, जो उनके पद रिक्त चल रहे हैं, 3 साल में कितने पद इन्होंने भरे बताएं मुझे। ये 3 साल में इन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में, बताएं। ये सर आप रोजगार का मुद्दा उठाइए ना, ये जातिवाद कहां से ले आए इसमें फिर से। आप रोजगार के लिए सवाल पूछिए ना, आप पूछिए इनसे कि आखिरकार रोजगार कहां गया, रोजगार आपने क्यों नहीं दिया, इसमें जातिवाद लेकर क्यों आ गए सर आप। ये बेहतर नहीं लगता है, हर चीज में जातिवाद घुसाना बेहतर नहीं लगता सर। कि आप हर चीज में जातिवाद लेकर आएंगे कि SC ST और OBC का शोषण होगा इससे। मनोज जी, मैं आऊंगी। देवेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा बाद में। मनोज जी, 14 करोड़ लोगों के रोजगार सरकार छीन चुकी है, देश में हाहाकार बचा हुआ है। देवेंद्र जी, धर्मवीर जी, थोड़ा सुन लिया करिए सर, थोड़ा सुन लिया करिए। अपनी ही धुन में खोए रहते हैं आप लोग, अपनी ही धुन में खोए रहते हैं सर।
अपनी धुन में खोए रहते हैं। आप सुन लीजिए थोड़ा सा। अडानी और अंबानी की कंपनी बना अरे करके धर्मवीर जी, इस देश के किसानों धर्मवीर को जी, भुखमरी की कगार पर ले जाना धर्मवीर जी, चाहता है। सुन लीजिए सर, आज मजदूर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए परेशान है, धर्मवीर जी, हर जाति धर्म का आदमी आवाज परेशान डाउन है। करिए, सुनाई नहीं देता है सर आपको। सवाल पूछने के बाद आप भूल जाते हैं कि आप डिबेट में बैठे हैं। सवाल पूछने के बाद में भूल जाते हैं आप। मनोज जी, सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि जितनी ज्यादा कार्रवाइयां हमने की हैं, उतनी ज्यादा कार्रवाइयां पिछली सरकारों को अपनी सत्ता में क्यों नहीं याद आई कि ये भ्रष्टाचारी हैं या फिर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या फिर सिर्फ 3 और 4 साल में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ है अभी तक उत्तर प्रदेश में वो सब 3-4 साल में हुआ है। इससे पहले की सरकारों में सब कुछ राम राज्य से चलता था। ये आरोप आपके ऊपर लगातार लगते हैं सर। देखिए, बस एक दुष्यंत कुमार की लाइन है, उसके साथ अपनी बात कहूंगा कि कहां तो चरागाह तय था हर एक घर के लिए, कहां चरागाह मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। कहां तो अखिलेश यादव जी ने 2100 पुलिस के लोगों को नई व्हीकल्स दिए, यूपी 100 बनाया, आईटी लाए, HCL लाए, एक्सप्रेसवे बनाए, 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनवाए। ये जंगल राज था, आज हालात ये है, 108 नंबर दिए, 102 नंबर जो है महोत्सव आज मनाए हालात जाते ये है थे। कि उनके ड्राइवरों तक को ये सरकार वेतन नहीं दे पा शोभा नहीं देता। और ये कहाँ काम कर रहे हैं ये आपको दिख ही रहा होगा। चिल्लाओ मत, सुन लो आप। और ये मैं जो बात कह रहा हूँ मैम, ये कोई हम लोगों की बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था होती है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका सर्वे है कि इस समय 18.9 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई। सचिन जी आऊंगी इसके बाद। देश में 55.5% लोगों को ही भोजन मिल रहा है, यानी 100 में 45 लोग भूखे सो रहे हैं। आप सीमाओं की हालात देख ही रही हैं। चाइना तो चाइना, नेपाल जैसा देश आंख दिखा रहा है आप लोग तो। और ये राम का नाम अलापने वाले लोगों ने पूरा रावण राज ला दिया है। और आपको यूपी की घटनाओं पे आपका चैनल संजीदा रहता है। मनोज जी, धर्मवीर जी का कहना है, मनोज जी बसपा का कहना है कि आपके मुंह से ये भाषा, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। सफाई का महोत्सव भूल गए, गुंडा राज भूल गए, थाने कैसे बिकते थे भूल गए, भ्रष्टाचार कैसे होता था भूल गए। धर्मवीर जी सवाल उठा रहे हैं, आपके साथी जो आपके साथ खड़े रहे थे वो सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर कि आप अभी इन सब बातों के हकदार नहीं है सर। सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना गलत है क्या? साहित्य और कवि सम्मेलन कराना गलत है क्या? आप सफाई के मेडिकल कॉलेज की आप प्रशंसा नहीं कर पा रही हैं क्या? इसीलिए आज इनके कैबिनेट मंत्री नंबर 2 की हैसियत के आजम खान और उनका पूरा खानदान जेलों में सड़ रहा है। और ऐसे ही ये बीजेपी के लोग जब सत्ता से हटेंगे, बहन जी आएंगी तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगी। सर ट्विटर से ही बहन जी आ जाएंगी क्या? और जंगल राज सर ट्विटर से ही बहन जी आ जाएंगी लग रहा है। सर ट्विटर से ही एक्टिव होके बहन जी आ जाएंगी, सरकार बन जाएगी बसपा की। समाजवादी पार्टी सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, आपसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर आ चुकी है। ट्विटर पर ही बहन जी कैसे सरकार बना लेंगी सर? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ एक्टिव होना पड़ेगा। बात यहाँ पर एक्टिवनेस की हो रही है कि अब विपक्ष कितना एक्टिव हो गया है। ट्विटर से ही कूदकर कुर्सी पर नहीं बैठ जाएंगी मायावती जी, ये तो आप जानते हैं ना। समाजवादी पार्टी धरना दे रही, लाठी खा रही है। अब वो उधर अजय कुमार लल्लू जी जेल जा रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह लगातार कभी विधानसभा में धरना दे देते हैं, कभी वहां पर पहुंच जाते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। बीजेपी अपना एजेंडा अलग चला रही है, लेकिन बसपा ट्विटर खेल के ही सरकार कैसे बना लेगी सर? सृष्टि जी, बाबा साहब ने संविधान में ये उल्लेख किया है और बाबा साहब ने कहा था कि ये जो सड़कों पर उन्माद करते हैं इससे आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। आपके अधिकार मिलेंगे संसद में और विधानसभा में। तो हमारे लोग तो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, ये सड़कों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, जनता के बीच में तो जाना पड़ता है ना सर, जनता के बीच में तो जाना पड़ता है। आपके क्या एजेंडे हैं, आप क्या वादा कर रहे हैं जनता से, ये तो बताना पड़ता है ना। या जनता के सपनों में जाकर बहन जी सारी चीजें बताएंगी। चलिए ठीक है सर, आप बेहतर जानते हैं कैसे आपको राजनीति करनी है, लेकिन जिस तरीके की एक्टिवनेस आप अभी दिखा रहे हैं कि सीधे मायावती जी की सरकार बनेगी, सपा जा चुकी है, बीजेपी जाने वाली है, मायावती जी कुर्सी पर विराजमान होगी, फिर बीजेपी वाले भी जेल में जाएंगे। तो इसीलिए
मैंने आपसे पूछा कि क्या ट्विटर से डायरेक्टली राज, कनेक्शन होगा ट्रांसजेंडर राज, कुर्सी तक का, बाबा साहब सफर के ट्विटर से संविधान तय का राज होगा सर। होगा। चलिए ठीक है, और सचिन जी कुछ संविधान बोलना को चाह रहे हैं, मानने बोलने वाले दीजिए सचिन जी को बोलने दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। इस सूबे में सत्ता देखिए, सौंपेंगे। सृष्टि जी। ये बाबा साहब ने वोट की ताकत आम आदमी को इसीलिए तो दी थी। ठीक है कि सर। ये गुंडे और सचिन जी। माफिया जो है सरकार से दूर रहे। सचिन जी, और जहाँ तक मैं भाजपा की यह तनाव बताना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ और विधानसभा के सत्र में झूठे आंकड़े झूठे दावे पेश करते हैं। तब गोडवी साहब आए ने सृष्टि की सरकार फाइलों में मौसम गुलाब और इनके हैं और इनका तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी दावे करते हैं कोविड और कोरोना जैसी बीमारी के जो 11 टीम जो रोज कॉन्फ्रेंस करती है, लाखों लाख केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपने सारा लॉकडाउन खत्म कर दिया, टेस्टिंग में आपने पूरी तरह जो टेस्टिंग कर नहीं पाए, आपके पास बेड है नहीं और इलाज आप लोग संभवतः कर नहीं पा रहे हैं। जो क्वारंटीन में लोग हैं वो आत्महत्या को मजबूर है और वहाँ के जो तीमानदार है, जो वहाँ 4th क्लास मेंबर है, वो जाकर के इंजेक्शन दे रहे हैं और डॉक्टर की पूर्णतः लापरवाही जा रही है। और जो पैसे का बंदरबांट हो रहा है अधिकारियों और सरकार के द्वारा, इनके विधायकों ने खुला लिखी है शशि जी, श्याम प्रकाश हरदोई के विधायक, जय प्रकाश रावत हरदोई के सांसद हैं, देववरी जी जौनपुर के विधायक हैं। इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, जो बंदरबांट हमारी सरकार में हो रहा है, इसको सरकार को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस कोई यदि बात कर देते हैं ठीक है देवेंद्र जी, ये सवाल इन सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा सर। कोरोना काल को इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा और इसी के साथ में ये भी याद किया जाएगा कि अवसर कैसे निकाला गया इसमें से। आपदा में से अवसर निकालना है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप अवसर बनाइए, लेकिन इस तरीके से अधिकारी अवसर बना लेंगे कि जनता को मरना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आया था जब सरकार बनी थी सर। तो आपको नहीं लगता कि ये काले पन्ने हैं जिसे कोई याद करना नहीं चाहेगा कि एक सरकार थी जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही थी, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रही थी, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके का घोटाला हुआ वो शायद पिछली किसी सरकारों में नहीं हुआ होगा सर। इसीलिए क्योंकि ये आपके ही सांसद और विधायक के सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, जनता की बात नहीं है, हमारी बात नहीं है। आपके सांसद और विधायक अगर इस घोटालों पर सवाल उठा रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है, जनता मर रही है और अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, तो सर ये तो अवसर हजम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। सृष्टि जी, मैं क्लियर कर देता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता की जो आवाज थी वो थोड़ा सा डिस्टेंस था, से समझ में नहीं आया, लेकिन यही सवाल थे सर जो मैंने आपसे पूछा, यही सवाल पूछे उन्होंने भी आपसे। और उन्होंने अच्छे क्वेश्चन उठाए, कोविड-19 का जिक्र किया, वैश्विक महामारी का जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लोग जो हैं जिस तरीके की बात करते हैं, क्या कभी अपने नेताओं का ट्वीट या उनके बयान देखकर आते हैं नहीं आते टीवी पर? इनके जो नेता थे, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्षा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव जितने भी थे, वो अब तक सिर्फ एक ही चीज उठा रहे थे कि सरकार ने लॉकडाउन करके देश को बर्बाद कर दिया, सरकार ने लॉकडाउन करके ये कर दिया। और सरकार जब पूरी दुनिया ने कहा कि भारत ने अपने आप को सबसे अच्छी स्थिति में संभाल कर रखा, जब सबसे खतरनाक समय कोविड-19 था, जब पूरी दुनिया हिली थी, तब भारत पूरी तरह से। देवेंद्र जी इस बात से तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम है सर, देवेंद्र प्रमुख जी इस बात से मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी बीजेपी से पूछा जाता है कोरोना के बारे में या घोटाले के बारे में, तब आप WHO की माला जपने लग जाते हैं। अरे सर क्या करेंगे WHO की तारीफ का? WHO की तारीफ का क्या करेंगे? WHO की तारीफ से आपका घोटाला रुक गया क्या? WHO की माला जपने लगते हैं जब देखो तब। ये WHO की तारीफ लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं सर? WHO ने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा, हाथ जोड़कर बहुत शुक्रिया, आपने लॉकडाउन कर दिया, WHO ने तारीफ कर दी। अरे कितने महीने तक सुनना पड़ेगा सर ये कि WHO ने तारीफ कर दी, हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया सर, लोग मर रहे हैं, अधिकारी घोटाला कर रहे हैं और WHO की तारीफ लेके हम फ्रेम करवा लेते हैं अपने अपने घर में, उससे पेट भी भर जाएगा, इलाज भी हो जाएगा। जी आप मेरी एक बात सुनिए, मैं WHO की नहीं, मैं अमेरिका की बात करता हूँ। अरे अमेरिका से क्या लेना देना है
सर अभी अमेरिका डूब रहा है तो डूबने दीजिए, क्या हम भी डूबेंगे? अमेरिका डूब रहा है तो डूबने दीजिए ना। अमेरिका को डूबने से आप नहीं बचा पाएंगे, आप अपने देश को बचा पाएंगे। क्या कंपटीशन है हमारा अमेरिका से सर? कितना ज्यादा किस नेता की कंपनी बेच ले। देवेंद्र जी इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण है क्या? कोविड-19 को फिर कह रहा हूं, पूरा प्रमाण आप ये कह रहे हैं कि हमारा प्रमाण रेट बताया, सबसे ज्यादा है। 2200 रुपए मैं कह रहा हूं कि आपने रेट निर्धारित किया था, इसको गाजीपुर में 5800 में बेचा गया, बिजनौर में 13,500 बेचा गया, शाहजहांपुर में 12,500 में बेचा गया। और कितना टेका लोगे? 100 करोड़ है, बताओ तो कितने प्रमाण? देवेंद्र जी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखिए सर। भावनाओं से देश नहीं चलेगा, भावनाओं से और देश हित की सिर्फ बातें करने से देश नहीं चलता है सर। सिर्फ आप देश हित की बातें कर लेंगे इससे देश चल जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। सवाल ये है, हमें सपा बसपा से मतलब नहीं है। सपा बसपा ने क्या किया हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना ये है कि घोटाले बीजेपी की सरकार में कैसे हो रहे हैं। इतनी सख्त सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति करने वाली सरकार में घोटाले कैसे हो रहे हैं? जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी आप बताइए? जीरो पर रहेंगे, जीरो है, कहीं से कहीं तक एक घोटाला साबित नहीं होगा। किसी नेता को, किसी मंत्री को संशय होता है, निश्चित सरकार को लिख सकता है, प्रदेश सरकार को लिख सकता है, भारत सरकार को लिख सकता है। उसकी बात सुनने का काम प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार भी निश्चित करती रहेगी, चाहे वो विपक्ष का नेता है, चाहे वो पक्ष का नेता है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखेगा और जो जांचें होती हैं, जो उसमें दोषी है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि 800 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर कॉमनवेल्थ जैसा घोटाला तुम्हें इस देश में देखना है तो कांग्रेस जैसी सरकार ही देश में कभी आई कोई हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे घोटाले को दोहराने नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी को वापस नहीं करने देगी। और यहाँ एक नया इतिहास और नई सरकार और नया पालन और कानून चालू हुआ प्रचलन में, जिसको दुनिया ने माना उसी पर काम करती रहेगी। धर्मवीर जी, सृष्टि जी, अरे डेटा और इनके पास में प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए कोई योजना नहीं है। उनको बिगाड़ने के लिए, उनके भविष्य को बिगाड़ने के लिए योजना इनके पास है। ये 3 साल से 5 साल की सुविधा कर रहे हैं और उसमें 60% अंकों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्रदेश में रोजगार युवाओं को कैसे दें, सरकारी नौकरी कैसे दें, युवाओं का भविष्य कैसे सुधरे, इसका कोई योजना बीजेपी की सरकार के पास 3 साल में नजर नहीं आई। आज प्रदेश में गुंडा राज, जंगल राज का नंगा नाच हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली बीजेपी आज जो है बैकफुट पे चल रही है। एक ही जाति के लोग तांडव कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के 100 दिन में। चलिए ठीक है धर्मवीर जी, आप तो जातिवाद से ऊपर नहीं उठते। आप एक तो एसी रूम में ट्वीट करते रहेंगे, उसके बाद में हर चीज में जातिवाद, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। एक एक करके आखिरी कमेंट लेंगे। सचिन जी शुरुआत आपसे करेंगे, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। लोगों को नहीं समझ में आता है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, कोई भाषा समझ में नहीं आती है। एक एक लोगों को बोलने दीजिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। सचिन जी आखिरी कमेंट। देखिए सृष्टि जी, मैं तो कहता हूँ कि राज्यपाल को अब मौन जो उन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ है अपने को, उनको निकलना चाहिए और सरकार से उनको भी सवाल करना चाहिए। और सरकार जो है पूर्णतः निरंकुश होती जा रही है और लगातार भ्रष्टाचार, जंगल राज ने उत्तर प्रदेश को तब्दील कर दिया है। तो राज्यपाल को संज्ञान में लेकर के सरकार से प्रश्न जरूर करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के हालात क्यों इतने बिगड़ रहे हैं। ठीक है मनोज जी आखिरी कमेंट। मैम आखिरी कमेंट यही है कि जब घर में चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। जब जीडीपी -23.9% सिकुड़ गई है, जब बेरोजगारी दर 23.5% है, जब सरकार की रिपोर्ट है कि 28.9 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई, यूनिवर्सल रिपोर्ट है कि भारत में कोरोना की टेस्टिंग सबसे खराब है और केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या बता दें मैम, क्या बताने को है। कफन से लेकर के कोरोना तक में दलाली कर लिया बीजेपी के साथियों ने। देवेंद्र जी आखिरी कमेंट, क्या सुनिश्चित करके जाना चाहेंगे सर? आखिरी कमेंट दे दीजिए सर। क्वेश्चन चाहता है निकल के तुरंत उसका दिया जाता है, स्टडी करता रहना पड़ता है।
लिखकर नहीं चलता, 20.8 नहीं चलता, 30.9 नहीं चलता, 90.9 नहीं चलता। वहां चलता है आपकी की हुई स्टडी, आपकी की हुई तैयारी, आपके किए हुए कार्य। ठीक है, धर्मवीर जी आखिरी कमेंट। सृष्टि जी, इस प्रदेश का यूथ और बसपा का बूथ इनको धूल में मिला देगा 2022 में, जितनी पार्टियां मैदान में हैं, चाहे ये समाजवादी पार्टी के लोग हों और चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों। संविधान को मानने वाले, संविधान से प्रदेश और देश चलाने वाले आगे बढ़ेंगे। जो संविधान को नहीं मानेगा, इस बाबा साहब के संविधान बनी हुई वोट की ताकत से इनको नेस्तनाबूद कर देंगे संविधान के मानने वाले लोग 2022 में। बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है ट्विटर टू कुर्सी, बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर परफॉर्मेंस को आधार बनाया है सरकार ने, लगातार ताबड़तोड़ तरीके से बड़े बड़े फैसले सरकार की तरफ से यहाँ किए जा रहे हैं, जो हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में कार्रवाई करना हो, एसपी डीएम इन सभी पर कार्रवाई करना हो, या फिर अब जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में एक बार फिर से तब्दीली करने की तैयारी यहाँ सरकार कर रही है। बौखलाहट विपक्ष में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो चारों तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी है। अब देखना यह होगा कि रोजगार के मुद्दे पर और कोरोना में हुए घोटाले के मुद्दे पर सरकार किस तरीके से अपने आप को बचाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।